हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लेसन ऑन टिप्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिटिकल केयर नर्सिंग, जो कि आज पार्ट फर्स्ट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्रिटिकल केयर नर्सिंग और इंटेंसिव केयर यूनिट जिसको हम बोलते हैं आईसीयू के, जिसका ज्यादातर जो फोकस होता है, ऐसा स्पेशलिटी है जिसका ज्यादा फोकस होता है ऐसे पेशेंट पे जो अनस्टेबल होते हैं, ओके, क्रॉनिकली इल है काफी ज्यादा, और पोस्ट सर्जिकल पेशेंट होते हैं, ओके। ऐसे पेशेंट हम ज्यादा फोकस करते हैं, या कह सकते हैं ऐसे पेशेंट का ज्यादातर ही ट्रीटमेंट किया जाता है, ओके। या फिर ऐसे पेशेंट जो काफी ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है इनको, ओके। या फिर कह सकते हैं ऐसे पेशेंट जिनको काफी ज्यादा मेजर इंजरीज हुई, ओके। तो हम क्या कहते हैं, ऐसे पेशेंट्स को हम ट्रीटमेंट देते हैं, कह सकते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट के जरिए, या फिर जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल केयर नर्सिंग, हम पेशेंट को देते हैं, ओके। आगे देखते हैं हम क्रिटिकल केयर नर्सिंग, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कैसे हमारे क्रिटिकल केयर नर्सिंग स्टार्ट हुआ। तो 1853 में क्या हुआ, जब क्रिमियन वॉर हुआ, ओके, जब वॉर स्टार्ट हुआ बिटवीन रशिया, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम में भी शायद, ओके। तो उस समय क्या हुआ, काफी ज्यादा सोल्जर्स, काफी ज्यादा डेथ रेशियो काफी बढ़ने लगे, ओके। तो उस समय क्या हुआ कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या किया, उन्होंने अपनी एक 34 नर्सेस की टीम असेंबल की बनाई, और जाके उन्होंने वहां जाके अपने आप को प्रमोट किया, ये कह सकते हैं। उन्होंने उन सोल्जर्स की, या कह सकते हैं काफी लोगों के वहां पे ट्रीटमेंट की हेल्प की, ओके। या कह सकते हैं अपने आप को उन्होंने सर्व किया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर डब्ल्यू ई डांडी। इन्होंने क्या किया कि 3 बेडेड न्यूरो सर्जिकल यूनिट स्टैब्लिश की, कहाँ पे, यूएस में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स। किसने? डब्ल्यू ई डांडी। इन्होंने क्या किया कि 3 बेडेड न्यूरो सर्जिकल यूनिट स्टैब्लिश की, कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स में या फिर यूएस में, ओके। थर्ड पॉइंट है हमारा कि 1927 में फर्स्ट हॉस्पिटल स्टैब्लिश हुआ। वो कौन सा हॉस्पिटल था? प्री मेच्योर बॉर्न इन्फेंट, यानी कि ऐसे ऐसे बच्चे, ऐसे इन्फेंट्स जो प्री मेच्योर बॉर्न हुए थे, यानी कि 7 मंथ्स में जिनकी डिलीवरी हुई थी, जो 7 मंथ में जिनकी पैदाइश हुई थी, ओके, जिनको हम प्री मेच्योर कहते हैं। तो उनके लिए क्या हुआ था, फर्स्ट हॉस्पिटल बना था। कब हुआ था? 1927 में। और ये कहाँ बना था? शिकागो, ओके। उसके बाद है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, शॉक वार्ड स्टैब्लिश हुए रिससिटेट करने के लिए। शॉक वार्ड बेसिकली क्या बोल रहा है कि हम जो सीपीआर देते हैं, यानी कि डिफिब्रिलेटर का यूज करते हैं, रिससिटेट कर सके, हार्ट को रिससिटेट कर सके, इसलिए। तो क्या हुआ था कि शॉक वार्ड स्टैब्लिश हुए थे। कब हुए थे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ओके। रिससिटेट आपको पता है, रिससिटेट मतलब होता है रीस्टार्ट करना, ओके, किसी भी चीज को रीस्टार्ट करना। तो शॉक बेसिकली क्या काम करता है कि जब भी हम हार्ट को डिफिब्रिलेटर के जरिए शॉक देते हैं, तो हार्ट को हम क्या कराने की कोशिश कर रहे हैं? रिससिटेट करवाने, यानी कि रीस्टार्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट है सी में। आगे हम बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखते हैं कि जो हमारा मैकेनिकल वेंटिलेटर है या आयरन लंग है, ओके, वो 1950 में स्टार्ट हुआ था। जो पोलियो के पेशेंट थे उनके ट्रीटमेंट के लिए मैकेनिकल वेंटिलेटर, और या फिर कह सकते हैं आयरन लंग स्टैब्लिश हुआ। कि वेंटिलेटर या फिर जो आयरन लंग है वो किस लिए, क्यों स्टार्ट किया, क्या पर्पस था इसका? बेसिकली ऐसे पेशेंट्स की हेल्प करते थे जिनका रेस्पिरेटरी जो मसल से काफी वीक हो गई, या कह सकते हैं खुद में कैपेबल नहीं है ब्रीथ लेने में, ओके। तो इसलिए क्या होता था कि वेंटिलेटर या जो आयरन लंग उनकी हेल्प करता था उनको ब्रीथिंग करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, उसी दौरान क्या हुआ, रेस्पिरेटरी इंटेंसिव केयर यूनिट स्टैब्लिश हुई, डेवलप हुई। और एट द सेम टाइम जो जनरल आईसीयूज हैं, आईसीयूज वो ज्यादा डेवलप किए गए, ओके। ज्यादा जनरल आईसीयूज को बनाया गया, डेवलप किया गया, स्टेब्लिश किया गया, ताकि जो बीमार पेशेंट उनके लिए, और पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के लिए, पोस्ट ऑपरेटिव को पता है ऑपरेशन के बाद, ओके। तो उनके लिए क्या किया गया, ये आईसीयूज डेवलप किया। और इसमें हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कि उस दौरान क्या था कि काफी ज्यादा मोर्टेलिटी रेट और हॉस्पिटल स्टे टाइम काफी था, यानी कि जब आईसीयूज नहीं थे, या कह सकते हैं स्पेशलिटी वार्ड नहीं थे। आज के टाइम में क्या है, आजकल स्पेशलिटीज वार्ड काफी हैं, ओके, यानी कि स्पेशलिटी रूम ज्यादा है, ओके। तो इस दौरान क्या होता है कि पेशेंट का जो एक मोर्टेलिटी रेट होता है, या कह सकते हैं जो लोगों का मोर्टेलिटी रेट है, वो काफी रिड्यूस हो गया है। और साथ साथ पेशेंट का जो हॉस्पिटल स्टे टाइम, यानी कि रुकने का जो टाइम है, ओके, वो काफी रिड्यूस हो गया, ओके। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि पहले के टाइम में क्या हुआ कि जो स्पेशलिटी और जो आईसीयूज है वो बनाए गए, जैसे जैसे आईसीयूज बनाए गए, स्पेशलिटी वार्ड्स बनाए गए, तो साथ साथ क्या हुआ कि साथ साथ जो मोर्टेलिटी रेट है वो रिड्यूस हो गया। मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? डेथ रेट, ओके, नंबर ऑफ डेथ रेट, ओके, यानी कि पॉपुलेशन में कितने लोगों की डेथ हुई है, तो उसका हम एक रेशियो निकालते हैं, कह सकते हैं स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं मोर्टेलिटी रेट या फिर डेथ रेट, ओके। और हॉस्पिटल स्टे टाइम क्या है कि पेशेंट कितने दिन तक या कितने टाइम तक हॉस्पिटल में स्टे कर रहा है, रुक रहा है, ओके। इसके बाद क्या था
कि मेजर सर्जरीज लाइक लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट एंड पेनक्रियाटेक्टमी। बेसिकली क्या हुआ कि तब से जो लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट और पेनक्रियाटेक्टमी मेजर सर्जरी स्टार्ट हुई। ओके, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग, यानी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ओके, कुछ पर्पस है, क्या है, ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग पेशेंट वाइटल पैरामीटर, यानी कि इसमें क्या था कर रहे हैं हम, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं पेशेंट के जो वाइटल साइंस हैं, वाइटल पैरामीटर्स है, उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, एसेसिंग पेशेंट कंडीशन एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन पेशेंट केयर प्लान, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट की जो कंडीशन है उसको एसेस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं कि हम प्लान कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। प्लान मतलब हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, डिजाइन बना लेते हैं कि हमें पेशेंट को ऐसे ऐसे मेडिसिन देना है, या कह सकते हैं ऐसे ऐसे में ट्रीट करना है पेशेंट को, ठीक है। और इम्प्लीमेंट के मतलब क्या होता है, जो भी चीज हम प्लान कर रहे हैं उसको हम लागू कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, पेशेंट की कंडीशन को एसेस किया अच्छे से, और साथ साथ क्या किया हमने, उसके बाद प्लान किया, और प्लान को हमने क्या किया, लागू कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। फिर क्या है, हम क्या करते हैं कि पेशेंट को हम ज्यादा से ज्यादा हाई क्वालिटी केयर दे सके विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी और कंपैशन। ओके, यानी जितना हो सके हम पेशेंट को हाई क्वालिटी केयर प्रोवाइड करें जितना हो सके, कि ताकि पेशेंट जल्दी ठीक हो सके, जो भी अगर वो फेटल कंडीशन में है तो वो फेटल कंडीशन से निकल के एक फिर से वो सही से रिहेबिलिटेट हो सके। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मोस्ट डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ दैट अफेक्ट देयर पेशेंट्स, यानी कि हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं हेल्थ के जिससे क्या हो रहा है, पेशेंट अफेक्ट हो रहा है। या तो हो सकता है पेशेंट फिजियोलॉजिकली, या हो सकता है जेनेटिक भी पेशेंट हो सकता है कि अफेक्टिव हो। ओके, हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, यानी कि हमें ऐसे कुछ कारक या फैक्टर्स निकालने जिसकी वजह से हमें लगता है कि पेशेंट ठीक भी हो सकता है, या फिर हो सकता है इस फैक्टर की वजह से पेशेंट की तबीयत और खराब हो सकती है, ठीक है। तो हमें जब ये चीजें पता चल जाती है तो हम क्या हो सकता है कि पेशेंट को और अच्छे से हम ट्रीट कर सकते हैं और अच्छे से हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि जो भी हम क्रिटिकल केयर दे रहे हैं तो उसके लिए जो भी वेंटिलेटर मॉनिटर्स हैं वो प्रॉपर काम करने के लिए होना चाहिए, प्रॉपर फंक्शन कर रहे हो। ओके, साथ साथ जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उस क्रिटिकल केयर यूनिट में, आईसीयूज में, ओके, वो प्रॉपर काम कर रहे हो, फंक्शन कर रहे हो। ओके, ये इंश्योर करना है हमें। और साथ साथ क्या, कोलैबोरेटिंग विद अदर हेल्थ केयर मेंबर्स, यानी कि सिंपल बात है, अगर कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आप अकेले कभी कभी नहीं कर सकते, आपको दूसरों की हेल्प चाहिए, कोलैबोरेशन चाहिए। ओके, तो उस दौरान क्या होता है, अगर हम आईसीयूज में या कोई भी क्रिटिकल इल पेशेंट की केयर करते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम दूसरे से भी हेल्प लें, और जो भी हमारे हेल्थ केयर मेंबर्स हैं उनसे भी हम कोलैबोरेट करें ताकि हम पेशेंट को और जल्द से जल्द ठीक कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है 7 Cs ऑफ क्रिटिकल केयर, यानी कि 7 Cs, यानी कि ऐसे रूल कह सकते हैं, 7 Cs ऐसा रूल है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि क्रिटिकल केयर पेशेंट को अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, सॉरी, क्रिटिकल इल पेशेंट को हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, हम प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, बेटर केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से क्रिटिकल केयर 7 Cs है, वो है कंपैशन। कंपैशन मतलब कि पेशेंट जिस प्रॉब्लम से या जो भी बीमारी उसको है, जिस चीज से सफर कर रहा है, उसको अंडरस्टैंड करना प्रॉपर, ताकि हम इजिली पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, अच्छे से उसका इलाज कर सकते हैं। ओके, अगर पेशेंट जिस चीज से सफर है, जिस बीमारी से सफर है, तो उसको पहले अंडरस्टैंड करना है हमें कि वो जो बीमारी है वो कितना ज्यादा उसके लिए डेंजर है, कह सकते हैं कितना ज्यादा उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, पेशेंट को अच्छे से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन यानी कि पेशेंट के साथ और फैमिली के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन बनाए रखना, ताकि हम प्रॉपर एक ट्रीटमेंट दे सकें, क्योंकि अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है तो हम क्या हो सकता है कि हम पेशेंट को सही से हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, और हो सकता है कि पेशेंट आपके साथ कॉपरेट भी ना कर सके। ओके, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है आईपीआर मेंटेन करना। अगर आप किसी पेशेंट को अच्छे से ट्रीटमेंट चाहते हैं, अपनी तरफ से पूरी एफर्ट डालें कि पेशेंट ठीक हो, लेकिन अगर पेशेंट का ही आपको कॉपरेशन ना मिले तो आप क्या कह सकते हैं, पेशेंट जल्दी ठीक नहीं हो सकता। ओके, तो ये कॉपरेशन कैसे मिल सकता है, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, विद द हेल्प ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो हमें प्रॉपर पेशेंट कंसिडरेशन। ओके, कंसिडरेशन यानी कि हम प्रॉपरली हमें क्या करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं पेशेंट के बारे में। ओके, और साथ साथ क्या करते हैं, हम जो भी हमारे कलीग्स हैं, जो भी पेशेंट के रिलेटिव्स हैं, उनके बारे में हम ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं, केयरफुली समझने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके, कोई रुकावट ना आ सके। ओके, जैसे कि अगर किसी के बारे, जैसे आप कोई पेशेंट है तो पेशेंट के बारे में अच्छे से आप जानकारी निकाल रहे हैं, पेशेंट की बीमारी के बारे में अच्छे से आप जानकारी निकाल रहे हैं, पेशेंट की बीमारी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं अच्छे से, ताकि आपको
ट्रीटमेंट करने में प्रॉब्लम ना हो पेशेंट को। अगर आप जानकारी नहीं निकालेंगे या कह सकते हैं पेशेंट को नहीं समझ पाएंगे, सही से कंसीडर नहीं कर पाएंगे पेशेंट को, फैमिलीज को, अपने केस को, तो क्या हो सकता है, रुकावट कहीं ना कहीं आ सकती है। एक जो बॉन्ड है उसके बीच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। कंफर्ट में क्या कर सकते हैं हम, पेशेंट को अच्छे से कंफर्टेबल एक एनवायरनमेंट दे सकते हैं। ओके, हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ करें ताकि पेशेंट क्या हो, कोई जो भी सफरिंग है उसे प्रिवेंट हो सके, जल्द से जल्द पेशेंट ठीक हो सके। ओके, एक एटमॉस्फेयर पेशेंट को अच्छे से कंफर्टेबल दे सकें। ओके, उसको काम कर सकें। ओके, जो भी हम कंफर्ट, एक कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, संचार करें तो कंफर्टेबली करें, यानी कि ऐसा ना हो कि पेशेंट नहीं चाह रहा आपसे बात करना, बट क्या है, आप उससे बार बार उसको पोक कर रहे हो बात करने के लिए। ऐसा नहीं करना, ऐसा लगे कि पेशेंट को एकदम कंफर्टेबल फील हो ताकि आपसे भी कॉपरेट कर सके। केयरफुलनेस, यानी कि जो भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं बड़ा ध्यान से, बड़ी केयरफुल होकर हमें पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है ताकि पेशेंट कोई इंजरी ना हो सके। कंसिस्टेंसी, यानी कि प्रॉपर हमें क्या करना है, एक एक फ्रीक्वेंटली या कहते कंसिस्ट होके, कंसिस्टेंसी होके हमें प्रॉपर पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है, यानी कि मेडिसिन मेडिसिन में प्रॉपर देना चाहिए। उसका ट्रीटमेंट जो हमारा हो रहा है वो टाइम टू टाइम होना चाहिए, गैप नहीं आना चाहिए। ओके, क्लोजर। क्लोजर यानी कि क्या है, जो भी हम पेशेंट का जो भी हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं ट्रीटमेंट, ओके, वो हमें प्रॉपर एक एथिक्स है, प्रॉपर रूल से करें। ओके, प्रॉपर तरीके से करें, यानी कि अगर हम पेशेंट का एक मेडिसिन भी बंद कर रहे हैं तो प्रॉपर एक रूल जो है, यानी कि पहले हमें क्या करना है, डॉक्टर को बताना है, और साथ साथ हमें क्या करना है कि हमें पहले जो भी टेस्ट है उसकी प्रॉपर, ओके, जो भी ब्लड टेस्ट है उसका प्रॉपर वो टेस्ट करने के बाद, और प्रॉपर हमें पेशेंट की हमें पूरी देखने के बाद पेशेंट को कि पेशेंट सही है कि नहीं है, ओके, फिजिकली सही होगा कि नहीं होगा, उसके अनुसार ही, उसके तरीके, उसके साथ ही हमें क्या करना है कि हमें विड्रॉल ऑफ केयर देना है, या कह सकते हैं डिसकंटिन्यू करना है। ओके, इसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग, यानी कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल है जिससे हमें क्रिटिकल केयर नर्सिंग में कर सकते हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल है? पहला है एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन मतलब है कि हमें पहले पेशेंट की जो भी बीमारी है उसको प्रॉपर अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, फिर साथ साथ हमें क्या करना है कि प्रॉपर जो हमें इक्विपमेंट्स, आर्टिकल्स लगते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस पेशेंट के लिए यूज होने हैं, वो प्रॉपर हमारे पास होने चाहिए, वो प्रॉपर फंक्शन करने चाहिए। ओके, अगर वेंटिलेटर हमें पेशेंट को देना है तो वेंटिलेटर क्या, क्यों दे रहे हैं पेशेंट को, हमें ये पता होना चाहिए, और साथ साथ जो वेंटिलेटर दे रहे हैं तो वेंटिलेटर प्रॉपर काम करना चाहिए, फंक्शनिंग करना चाहिए। ओके, अर्ली डिटेक्शन एंड प्रमोट एक्शन, यानी कि हमें पहले ही पता होना चाहिए, पहले हम डिटेक्ट कर ले पेशेंट की बीमारी को ताकि हम क्या सके, ताकि एक्शन को जल्दी बढ़ा सके, जल्दी कर सके। ओके, अगर पेशेंट बीमार है तो बेसिकली क्यों बीमार है, जैसे फीवर है तो क्यों फीवर है, जैसे 4-5 दिन से फीवर है तो बेसिकली पेशेंट 4-5 दिन से क्यों बीमार है, तो उसका हमें क्या कर सकते हैं, उसका हम ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, प्रॉपर टेस्ट करवा सकते हैं, ताकि हमें पता चल रहा है कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम है, इस वजह से इसको फीवर है, तो हम क्या कर सकते हैं, जल्दी हम एक्शन कर सकते हैं। फिर प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शन, हमें पेशेंट को जब भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हो तो इन्फेक्शन से बचाना है। ओके, जो भी हम इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, मेडिसिन यूज कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस हो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्राइसिस इंटरवेंशन। क्राइसिस इंटरवेंशन मतलब है कि हमें पेशेंट को, फैमिलीज को क्या करना है कि हमें प्रॉपर इंटरवेंशन करना है। कोई अगर ऐसी क्राइसिस ना हो जिसकी वजह से पेशेंट काफी ज्यादा मेंटली, इमोशनली बहुत ज्यादा वीक फील कर रहा हो, बहुत ज्यादा डल फील कर रहा हो, अपने आप को बहुत ज्यादा क्राइसिस में फील कर रहा हो, तो हमें उसको इंटरवेट करना है और पता लगाना है। ओके, फैमिली से भी, साथ साथ पेशेंट से भी। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हमें सही रखनी, पेशेंट से भी, कलीग से भी। ओके, ताकि हम अच्छे से ट्रीटमेंट कर सके। और उसके बाद है कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस, यानी कि हमें अगर पेशेंट को ट्रीट करना है तो सिर्फ अकेले ऐसे कोशिश ना करें, सिर्फ अकेले करें, कोशिश करें कि हम अपने अदर हेल्थ केयर मेंबर से भी हेल्प लें, उनसे बोले कोलैब करने को, ताकि हम इजिली जल्द से जल्द पेशेंट को और जल्दी ठीक कर सके, रिहैबिलिटेट कर सके। ओके, ओके, तो इसका पार्ट 2 हमारा जल्द से जल्द आएगा। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए कैसा लगा वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको पार्ट 2 की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।